हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग ये टेस्ट 11, कौन सा टेस्ट फ्रेंड्स? टेस्ट 11 हम लोग करेंगे इसमें। और ये टॉप सब वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीवीआई क्वेश्चन का संग्रह है सभी। और अगर आप डेली लाइव डिस्कशन नहीं जोड़ते हैं तो रात 9 बजे जुड़ा कीजिए, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और 11:15 बजे रात में लूसेंट बुक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जा रहा है लाइव। चलिए फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन में क्या कहा गया? किस राज्य किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? अधिकतम सीमा इन विच इंडियन स्टेट शेयर मैक्सिमम बॉर्डर विथ म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ये पूर्वोत्तर के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें सबसे लंबी अरुणाचल प्रदेश है। कितना है इसका? 520 किलोमीटर लगभग, 520 किलोमीटर। दूसरा, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये किसके कारण? ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चलिए, ये जो रबी फसल का बहुत उपयोगी होता है, किसके लिए? रबी फसल के लिए, याद रखिएगा, रबी फसल के लिए बहुत उपयोगी होता है। कॉफी पोट के नाम से जाना जाता है। कॉफी पोट के नाम से कौन सा जाना जाता है? सेंटोस को जाना जाता है। ये विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। सेंटोस ब्राजील का एक कॉफी बंदरगाह है। कहाँ का बंदरगाह है? ये ब्राजील का बंदरगाह है। ब्राजील का बंदरगाह है। ये यहाँ से कॉफी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी ये कुमायूं हिमालय का भाग है। किस हिमालय का? कुमायूं हिमालय का। यह उत्तराखंड में है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। इस हिमालय की चोटी कामेत, केदारनाथ और त्रिशूल त्रिशूल भी है। यह कहाँ है? कुमाऊं, उत्तराखंड। याद रखिएगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? ये एक परिवार द्वारा निर्मित है। इसके द्वारा? परिवार द्वारा निर्मित है ये लक्षद्वीप में 36 छोटे छोटे द्वीप समूह है। ये 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। लक्षद्वीप को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश 1956 में। ये कितने द्वीपों का है? ये छोटे छोटे 36 द्वीपों का है। कितना? 36 द्वीप का। चलिए आगे चलते हैं। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ये दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? ये दूध गंगा चिनाब की सहायक नदी है। किसकी? चिनाब। दूध गंगा चिनाब की सहायक नदी है और यह जम्मू और कश्मीर में प्रवाहित होती है। और किशन गंगा किसकी है? झेलम की है। देखिए किशन गंगा, दूध गंगा यहाँ क्या, और किशन गंगा अगर पूछेगा किशन गंगा किसकी है? ये झेलम की है। किसकी है? झेलम की। और राम गंगा गंगा की सहायक नदी है। गंगा के राम गंगा है। भार की एसआई मात्रक। भार का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र, ये भार का फॉर्मूला होता है mg, मास इंटू गुरुत्व त्वरण। तो इसका एसआई यूनिट
तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ये न्यूटन के बराबर ही होता है। किसके बराबर, भार कैसे मतलब बल और न्यूटन के बराबर होता है, क्योंकि बल का भी फॉर्मूला होता है F बराबर एम है। यहाँ पे गुरुत्व बल, सॉरी गुरुत्व त्वरण, या गुरुत्व त्वरण हो जाएगा, नहीं एक्सेलरेशन, ये सिर्फ त्वरण हो जाता है, यहाँ पे गुरुत्व त्वरण हो जाता है, लेकिन दोनों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। और मास तो मास सेम, इसलिए इसका भी न्यूटन ही होता है। तो ये भार का मात्रक न्यूटन के मात्रक, न्यूटन का ये मतलब उसका मात्रक न्यूटन ही होता है, बल के मात्रक के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्थल से ऊपर की ओर वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। जो इंग्लिश के स्टूडेंट वो इंग्लिश देख सकते हैं फ्रेंड्स। स्विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स राइजेज अबव सी लेवल यूज्ड इन सबमरीन टू सी ऑब्जेक्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस्कोप। क्या हो जाएगा, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे वस्तु को पानी के ऊपर दृश्य दिखाई देता है, पानी के ऊपर। अब और पायरोमीटर क्या होता है, दूर स्थित वस्तु का ताप ज्ञात किया जाता है। और ओडोमीटर से गाड़ी चली हुई दूरी को मापते हैं। और एनीमोमीटर से हवा का वेग। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। कार्य का मान धनात्मक हो, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। W बराबर F डेल्टा S होता है, मतलब विस्थापन होता है। यदि दो कोनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। ये इसका क्या होता है, F बराबर G m1 m2 बटे R1 R2 या R स्क्वायर भी बोल सकते हैं। उत्क्षेप बल और भार, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, कैसा कार्य करते हैं, उत्क्षेप बल और भार यह कार्य करता है विपरीत दिशा में। किस दिशा में, विपरीत दिशा में दोनों। बल और उत्क्षेप बल और भार जो विपरीत दिशा में कार्य करता है। उत्प्लावन बल जो होता है, उत्प्लावन नीचे की ओर, ऊपर की ओर ठेलता है, और भार नीचे की ओर जाता है जी के कारण। ये दोनों विपरीत दिशा में कार्य करता है। कुआं से भरी बाल्टी अगर निकालते हो तो उसमें पता चलेगा। जब बाल्टी को, जब तक पानी के अंदर रहता है तब तक आपको हल्का लगेगा, क्योंकि उत्प्लावन बल उसको पीछे ऊपर की ओर ढकेलता है। जैसे ऊपर पानी से आ जाएगा, जैसे पानी से आ जाएगा तो ये भार महसूस होने लगेगा। क्या, भार। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तरंग की विशेषता नहीं है, आयाम है, आवृत्ति भी है, तरंग दैर्घ्य भी है, ये माध्यम नहीं है। क्या, माध्यम, ये तरंग दैर्घ्य की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, तो ये दूध का दही में परिवर्तन होना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक द्वारा वो वापस फिर वो अपने वो पुराने अवस्था में नहीं आ सकता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन, कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ में बदलता है फिर पुराने अवस्था में वो लाया जा सकता है तो उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं हम। चलिए आइए आगे चलते हैं। जैसे शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घोलना, फिर पानी का अगर हम गर्म करके उड़ा देंगे पानी तो फिर ये वापस रेत प्राप्त हो जाएगा। तो मतलब ये सब भौतिक परिवर्तन। चीनी का पानी में भी घोलना सब भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है। परमाणु को अविभाज्यता के बारे में किसने बताया है, डाल्टन ने बताया है। किसने, डाल्टन ने, सर्वप्रथम डाल्टन ने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा समान तापमान पर द्रव अवस्था में होता है।
समान तापमान पे द्रव अवस्था में गैलियम होता है। क्या होता है? गैलियम। गैलियम समान तापमान पे द्रव अवस्था में होता है। यह प्रकृति मुलायम और चांदी जैसी सफेद होती है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। 2 1 लिथियम का है। 2 1 3 लिथियम। 6 2 8 ऑक्सीजन का है। 8 10 11 सोडियम का है। 8 10 3 13 मैग्नीशियम। 8 10 3 13 कितना सोडियम है? ये एल्युमिनियम। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13 एल्युमिनियम का है। तो ये भी धातु है। सोडियम धातु, लिथियम धातु, ये ऑक्सीजन धातु नहीं है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैस है। चलिए आगे। 17 निम्नलिखित में से किसे तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है परमाणु संख्या को। किसको? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीकरण में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवकरण कहा जाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है इसको अवकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवकरण। अपचयन या अवकरण बोल सकते हैं, यहाँ पे उपचयन हो जाएगा। ऑक्सीकरण को एक और नाम उपचयन, और अवकरण का एक और नाम क्या हो जाएगा? अपचयन। आइए चलते आगे। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह कैसा लवण होता है? अगर पीएच मान कुछ रहेगा ही नहीं, 0 रहेगा तो क्या? सशक्त एसिड और कमजोर बेस। क्या हो जाएगा? ये सशक्त एसिड और कमजोर। यदि लवण का पीएच मान 0 से 3.5 के बीच होता है तो वह प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दुर्बल क्षार होता है। जबकि लवण का पीएच मान 10.5 से अधिक होता है तो वह प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होता है। लेकिन पीएच मान 0 है तो वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? ये क्षार जल में OH प्लस OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन निर्मित करते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो ये H प्लस आयन देते हैं तो अम्ल कहलाते हैं, तथा OH माइनस आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। HCl जलीय विलयन में H प्लस देता है तथा NaOH जलीय विलयन में OH माइनस उत्पन्न करता है, इसलिए ये क्रमशः अम्ल तथा क्षार है। तो जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? अम्ल H प्लस देता है और क्षार OH माइनस आयन देता है। अम्ल जल में OH माइनस आयन देता नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्षार जल में OH माइनस आयन देता है, अम्ल OH माइनस आयन देता है। जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं तो अम्ल कहलाता है। H प्लस आयन तो है नहीं कहीं, तो अम्ल का नहीं होगा। तो और फिर OH माइनस आयन देते हैं जो क्षार कहलाता है। OH माइनस आयन वो क्षार ये जल में OH माइनस आयन, HO माइनस या OH माइनस ये हो जाएगा। क्षार जल में OH माइनस। चलिए आगे चलते हैं। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? तो निष्क्रिय गैस कौन है आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? यह हीलियम। किसको? हीलियम को। 6 निष्क्रिय गैस कौन सा है? हीलियम,
नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है। और धातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? और धातुओं का व्यापक उपयोग, वो सभी उपयोग ऐसे याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, काम आएगा रेलवे वाला। और धातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो ये होता है सबसे ज़्यादा उपयोग खाद में। किसमें? खाद में। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट होता है, बासिंग सोडा होता है, इसको धोवन सोडा बोलते हैं, बासिंग सोडा। सोडियम क्लोराइड तो साधारण नमक हो जाता है। और सोडियम थायोसल्फेट यह फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। किसमें? फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? हेमेटोलॉजी का संबंध रक्त से है। किससे? खून से है। और डेंड्रोलॉजी ये वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन संबंधित है। वायरोलॉजी किससे है? विषाणुओं का अध्ययन संबंधित होता है। और टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन होता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलाइसिस। क्या हो जाता है? प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। चलिए 26, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक क्या है? एडिपोज ऊतक है। क्या है? एडिपोज ऊतक। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विभेदन। क्या? विभेदन। डिफरेंशिएशन। चलिए 28, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। किसी भी जीव में सबसे प्रचुर मात्रा में यह कार्बन ही उपस्थित होता है। क्या? कार्बन। पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि पत्तियों में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये पत्तियों में पाया जाता है। किसमें? पत्तियों में। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों के आनुवांशिक के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया है? तो यह योगदान दिया है ग्रेगर मेंडल ने। किसने? आनुवांशिकता का सिद्धांत ग्रेगर मेंडल। ये मटर के पौधों पर किया था उपयोग, प्रयोग। मटर के पौधा पर प्रयोग किया था फ्रेंड्स। आइए चलते हैं आगे। 30, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये बहुत बार आता है। जोंक किससे है? जोंक, केचुआ ये सभी एनेलिडा संघ से आता है। किसमें आता है? एनेलिडा संघ में आता है। जोंक, केचुआ ये सभी उभयलिंगी है फ्रेंड्स, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही शरीर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें होमोहॉट दांत पाए जाते हैं? होमोहॉट दांत किसमें पाया जाता है? ये मछली में पाया जाता है। किसमें? मछली में। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित सबसे खतरनाक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? चेचक तो विषाणु से, खसरा भी विषाणु से, इन्फ्लुएंजा विषाणु से, तपेदिक नहीं है, ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। जीवाणु जनित रोग है। आइए 33 हो गया, चलते हैं 34 की ओर।
तपेदिक को टीबी रोग भी कहते हैं फ्रेंड्स। 1949 में भारत सरकार द्वारा, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? यह कौन था? पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस। चलते आगे। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है ये हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? ये औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। चलिए आइए अब मैथ आ गया फ्रेंड्स। मैथ 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती अक्ष है और 24 और 36 का तृतीयानुपाती y है तो 6x/3y का मान निकालना है। 6x अनुपात 13y। तो 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती क्या होता है? इस तरह होता है, ये बीच वाला होता है, ये x और ये भी x और ये 156। अब निकालिए तो x² क्या हो जाएगा? 39 गुना 156। तो ये 3 गुना 13, यहाँ भी 13 होगा तो कितना आ जाएगा? 13 2 13 दूना 26। और सॉरी, एक 12 आ जाएगा, 12। 1 और 13 2 13 दूना 26, मतलब ये 12 36, यानी 6 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा? इधर से 6 और इधर से 13, मतलब 2 में से एक लेंगे, 13 का 78। और इसी तरह फिर हम लोग उसका निकालेंगे, किसका? 24 और 36 का तृतीयानुपाती। तो 24/36 बराबर 36/22 तृतीयानुपाती ये। तो कितना हो जाएगा? y बराबर 12 दूना 24, 12 36, 2 से 18 क्या हो जाएगा? 18 54 हो जाएगा। अब निकालना 6x, यानी 6 गुना x का वैल्यू कितना है? 78 अब बटे 13 अब गुना y का वैल्यू कितना है? 54। तो 6×9 54, 13 छक 78, 3 दूना 6, 3 तिया 9, मतलब 2:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? 2:3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। आइए चलते हैं आगे 38 नंबर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 3 स्टार मार्क कर लीजिए और इसको हम जिस तो बता रहे हैं इसको याद रखिएगा फॉर्मूला को। देखिए, विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रत्येक बस 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? तो ये हो जाएगा इसका दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 64 माइनस 48 बटे हाइयर कितना आएगा? 64 गुना इसको हम मिनट में बदलना तो 60 से गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा? 16/64 गुना 60 कितना आ जाएगा? 16 चौका 64, 4 से 15, मतलब 15 मिनट आ जाएगा। इसका राइट आंसर 15 मिनट। वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और ये ट्रिक के लिए तो लाइक तो बनता ही है। चलिए, यदि इतना बराबर 1 है तो 1/a + 1/b का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए 1/a, तो ये इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, बराबर, तो ये 1 के बराबर होगा, ये भी 1 के बराबर होगा और ये भी 1 के बराबर होगा। तो 2 + √3a बराबर 1, तो 1/a बराबर क्या हो जाएगा? 1/a बराबर 2 + √3 आ जाएगा। उसी तरह 1/b करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 - √3। तो इसी दोनों को जोड़ना 1/a + 1/b, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस कितना आ जाएगा? दोनों जोड़ेंगे 4, ये तो कट जाएगा।
तो 4 ही आंसर इसका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 इसका आंसर आ जाएगा। 3 साझेदारों ए बी सी ने क्रमशः 40,000, 38,000 तथा 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपये कुल लाभ में से एक का लाभांश। देखिए ये सभी एक वर्ष के लिए, मतलब वर्ष समान है, तो इसको सीधा देखिए जिस तरह हम बना रहे उसी तरह आप बनाइएगा। 40,000 है तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब 2 अंक तक डिजिट है तो 2 अंक तक ही हम लेंगे। 40 फिर अनुपात इसको 38 फिर अनुपात इसको 42। अगर एक किसी तीसरा डिजिट भी आ जाता तो 3 डिजिट तक लेते हैं। चूँकि यहीं हटा देते हैं हम जीरो, काहे जीरो को लेकर चलेंगे होते हुए। तो इसको अनुपात में निकालिए, 2 से और कटेगा, 20 अनुपात 19 अनुपात 21। हमको निकालना किसका? ए का लाभांश। ए कौन सा है? ये है, ये बी है, ये सी है। ए का कितना होगा? 20 बट्टे तीनों की जोड़ी कितना हो जाएगा? ये 40 20 60। अब पूरा कितना है लाभ? 55,200। क्योंकि एक वर्ष था इसलिए हम 12 से गुना नहीं किया फ्रेंड्स, मतलब यह 1 से गुना भी कर सकते हैं। एक वर्ष से अगर महीना रहता तो महीना से फिर गुना करते, अलग अलग महीना रहता तो फिर अलग अलग महीने से गुना करते, लेकिन सबका सेम है इसलिए एक एक या 12 महीना करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको कीजिए, 20 60, 3 से काटिए इसको, 3 से कितना होगा? 1 3 24 3 चौक 12, मतलब 18,400। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 61% मत मिलता है तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या। यह भी सभी इम्पोर्टेंट है। ये सब कितना बार आएगा फ्रेंड्स आपको पता ही नहीं, यही सब पे चलते रहता है मैथ का कोई भी कंपटीशन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक में 71% प्राप्त हुआ एक उम्मीदवार तथा वह 756 मत से चुनाव जीता। देखिए ये माना कि मत की संख्या x है, x में 71% मिला, 71/100 करेंगे परसेंटेज को, और तथा वह इतना मतों से चुनाव जीता, मतलब 756 मत और अधिक प्राप्त किया। सॉरी 756 मत से चुनाव जीता, 756 ज़्यादा प्राप्त किया तो ये इसको घटा देंगे तभी वो बराबर निकलेगा। x गुने जो प्राप्त किया था कितना? 29। इससे 100 से 71 ही प्राप्त किया तो 29% ही प्राप्त किया होगा, तब बराबर होगा। या फिर आप इसको, ये 756 मतलब चुनाव जीता तो इसको इधर प्लस कर दीजिए, ऐसे भी इधर माइनस कीजिए या इधर प्लस कीजिए, बात उतना ही पड़ता है। तो दोनों को डिफरेंस कीजिए। हम अगर बनाते हैं तो सीधे ट्रिक से वैसे बना देते हैं, क्योंकि ये तो इतना करना नहीं पड़ता। देखिए सीधा करते हैं, ये 71 है और वो प्राप्त किया होगा 29, तो 71 - 29 कितना हो जाएगा? 71 - 29/100 बराबर कितना हो जाता है? 756। ये x कर लेते हैं तो 100 गुना कितना हो जाता है? यहाँ भी वही आएगा, तो ये 2, यह 6 2 4/100 बराबर 756। तो 42 से यह 7 से काटे, 7 6 42, 1 7 8 56, 6 से 18 6 78 से, मतलब 1800 रुपया, 1800 वोट। कुल मतों की संख्या कितना है? 1800 हो गया। यहाँ भी वही निकालिएगा तो आपको वही आंसर प्राप्त होगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। आपको कंटेंट भी बहुत मज़ा आया होगा देखकर। चलिए, और आप लाइव जुड़ना 9 बजे रात में मत भूलिए। ये फ्री लाइव डिस्कशन चलते रहता है फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स का और लूसेंट का डिस्कशन चलता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट का। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को आप लोग अगर कहीं गलत, मतलब कहीं छूट गया, कहीं नहीं देख पाए, थोड़ा स्पीड में हो तो आप जाकर फिर से देख सकते हैं या पॉज करके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।